इतिहास में केवल मैसूर युद्ध को ही महत्व दिया गया, जो टीपू सुल्तान की पराजय और हत्या के बाद समाप्त हुआ। हालांकि दक्षिण भारत में मैसूर सेना ही एकमात्र संगठित सैन्य बल था जिसका अंग्रेजों को सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें दक्षिण भारत में फैले असंख्य छिटपुट विद्रोहों को दबाने में कुछ ज्यादा ही रक्त बहाना पड़ा था। 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के उन असंख्य विद्रोहों को इतिहासकारों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया, जिसे दबाने और क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आधी सदी तक अनेक उतार चढ़ाव के साथ जारी रहा विद्रोह था पॉलीगर विद्रोह। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में दक्कन के बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनतों के संयुक्त सेना से पराजय के बाद कभी संपूर्ण दक्षिण भारत पर शासन करने वाला विजयनगर साम्राज्य तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया। यह वह दौर था जब अनेक पश्चिमी देशों की व्यापारिक कंपनियां भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अपने प्रतिष्ठान खोल रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1646 में अपना व्यापारिक चौकी स्थापित किया और एशिया में अपना पहला किला मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाना आरंभ किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता नाम मात्र की रह गई थी। उस समय मराठा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बन चुकी थी, लेकिन मराठा मुगल सत्ता के विघटन से उत्पन्न शून्य को भरने, संपूर्ण भारत पर पूर्ण राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सक्षम नहीं, जिसका मुख्य कारण 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की असामयिक निधन और उसके बाद के नेतृत्व में सामंजस्य की कमी थी। एक सशक्त केंद्रीय सत्ता के अभाव में फैली अराजक स्थिति, अयोग्य स्वार्थी स्थानीय शासकों के छोटे मोटे झगड़ों ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। तब तमिलनाडु पर मुगल साम्राज्य के सामंत अरकोट के नवाब का ढीला ढाला शासन था। वहीं कभी विजयनगर साम्राज्य के अधीनस्थ नायक वंश के लोग अपने अपने क्षेत्रों पर स्वायत्त रूप से शासन कर रहे थे। तमिलनाडु के दक्षिणी प्रांत, जहां नवाब का अधिकार लगभग नगण्य था, एक योद्धा जाति मारो के नियंत्रण में था। मारो, जिनके पूर्वजों ने शताब्दियों तक सुदूर दक्षिण क्षेत्रों के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था। स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रेमी मारो समुदाय को किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं थी। जब कर्नाटक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी, तब मारो अपने पॉलीगर के नेतृत्व में संगठित हो ईस्ट इंडिया कंपनी के दक्षिण भारत में विस्तार को आधे शताब्दी से अधिक समय तक रोके रखा था। तमिलनाडु के स्थानीय सरदार, जो अपने अपने क्षेत्रों पर अपने नेतृत्व वाले सशस्त्र लड़ाका शिविरों के स्वामी थे, उन्हें ही पॉलीगर कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में 30 से अधिक पॉलीगर थे, जिन्होंने अलग अलग समूहों में कभी एकजुट होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार नीति के विरुद्ध बगावत की थी। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली अपने प्रतिद्वंदी राजकुमार चंदा साहब को सिंहासन से दूर रखने और विलासितापूर्ण जीवन यापन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे घुटने टेक दिए। वे देश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए अंग्रेजों को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की सहमति दी और पॉलीगर के विरुद्ध पहला अभियान चलाया। किंतु पॉलीगरों ने न केवल अंग्रेजी टुकड़ों के साथ नवाब की देसी सैनिकों के अभियान को विफल किया, बल्कि चंदा साहब के झंडे तले मदुरै की रक्षा की और ब्रिटिश सेना को निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। हालांकि पॉलीगर योद्धाओं के पास पारंपरिक लंबे भाले जैसे साधारण हथियार ही थे, फिर भी वे मिट्टी की दीवारों और कटीली झाड़ियों से कच्चे लेकिन प्रभावी प्रतिरोध बनाने में माहिर थे। ताड़ के पेड़ों के तने से तोपों की भारी गोलाबारी को रोक सकते थे। 1755 में नवाब ने अंग्रेजों की मदद से पॉलीगरों के विरुद्ध दूसरा बड़ा अभियान चलाया। उस समय पुलितेवन के नेतृत्व में पॉलीगरों के संघ ने अपना दबदबा बनाए रखा और एक प्रशिक्षित त्रावणकोर सेना के साथ मिलकर नवाब की सेना को दूसरी बार करारी शिकस्त दी। 1759 में एक भारतीय सैनिक यूसुफ खान उर्फ मरुथर नायगम पिल्लई को अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया।
पिल्लई ने अपने प्रशासनिक कुशलता से जल्द ही पॉलीगरों की वफादारी हासिल कर ली। क्षेत्र में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराए और सुरक्षित महसूस कर रहे नवाब ने एक षड्यंत्र कर अंग्रेजों को उनके विरुद्ध कर लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते यूसुफ खान ने अपने को मदुरई का स्वतंत्र राज्यपाल घोषित कर दिया। स्थानीय निवासियों और कुछ भाड़े के फ्रांसीसी सैनिकों को मिलाकर अपनी सेना खड़ी की। पॉलीगर लड़ाके भी यूसुफ खान के झंडे तले मदुरई की रक्षा के लिए साथ हो गए। यूसुफ खान ने अंग्रेजों के आक्रमण का जिस तरह से सामना किया वह मैसूर और मराठा युद्धों से पहले भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए सबसे भीषण लड़ाई थी। लगभग 2 वर्षों तक उन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें एक के बाद एक शिकस्त दी। लेकिन अंत में एक असंतुष्ट फ्रांसीसी भाड़े के सैनिक द्वारा फैलाई अफवाह के बाद उनके ही सहयोगियों द्वारा बंदी बनाकर नवाब के हवाले कर दिया गया, जिन्हें तत्काल फांसी दे दी। 1790 में अंग्रेज चौथे मैसूर युद्ध व्यस्त थे। उसी समय सुदूर दक्षिण में स्थित पंजालम कुरीची गांव में पॉलीगर कटबोमन नायक एक सशक्त शक्ति के रूप में अपने को स्थापित कर चुके थे। 1797 में कटबोमन नायक के नेतृत्व में रामनाद में विद्रोह कर दिया गया। मदुरई के ब्रिटिश कलेक्टर W.C. जैक्सन ने एक षड्यंत्र के तहत विद्रोही पॉलीगर को रामनाद में वार्ता के लिए आमंत्रित किया। खतरे का आभास होते रामनाद हिंसक हो गया। किले के कमांडर कर्नल क्लार्क गंभीर रूप से घायल हो गए। कटबोमन अपने साथियों के साथ बच निकले। टीपू की हार के तुरंत बाद मेजर बैनरमैन के नेतृत्व में लगभग 400 यूरोपीय सैनिकों और 2 बटालियन सिपाहियों के साथ बंगाल तोपखाने की एक टुकड़ी ने पंजालम कुरीची के किले पर आक्रमण किया। बैनरमैन ने अपने तोपखाना के तैनात होने से पहले ही किले पर धावा बोलने का प्रयास किया और बुरी तरह पराजित हुआ। लेकिन जल्दी ही अतिरिक्त सैनिक बल मिल गए और बेहतर तैयारी के साथ उसने दूसरे दिन तोपों से पहले हमला किया। तीव्र बमबारी के बाद किले का पतन निश्चित आता देख कटबोमन कुछ अनुयायियों के साथ पदुकोटा भाग गए, जबकि उसके 2 भाई और एक सेनापति और विश्वासपात्र सुब्रमण्यम पिल्लई शेष सैनिकों के साथ डटे रहे और कुछ समय के बाद आत्मसमर्पण किया। दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया। पिल्लई को फांसी दे दी गई। उधर कटबोमन को अंग्रेजों के मित्र पुदुकोटा के तोंडामन शासक ने पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया। 16 अक्टूबर 1799 को कयातरू में उन्हें विद्रोही बताकर फांसी दे दी गई। लेकिन कटबोमन द्वारा प्रज्वलित की गई विद्रोह की मशाल इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। उनके 2 भाई जो पालमकोट्टा में कैद थे भाग निकलने में सफल रहे। पंजालम कुरीची के लोग उनके नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ाई शुरू कर दी। बहुत कम समय में ही उन्होंने किले का पुनर्निर्माण किया और उसकी रक्षा के लिए 1500 सैनिकों की एक मजबूत टुकड़ी को तैनात किया। आसपास के इलाकों के लोग उत्साहपूर्वक उमादुरई के नेतृत्व में एकत्रित हो एक निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोहियों पर धावा बोला, लेकिन पीछे हटना पड़ा। विद्रोह जंगल की आग की तरफ फैल गया और विद्रोही पॉलीगरों ने जल्द ही तुतिकोरिन सहित कई किलों पर कब्जा किया। ब्रिटिश सेना की अतिरिक्त टुकड़ी के साथ दूसरी बार मैकाले 27 मार्च को पंचालम कुरीची की ओर फिर से कूच किया और पहुंचते ही ब्रिटिश तोपों ने गोलाबारी आरंभ कर दी। भारी गोलाबारी और बंदूकों की आड़ में अंग्रेज सैनिक बाड़ तोड़ किले की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन बुर्ज के अंदर घात लगाए बैठे रक्षकों के शिकार बन गए। एक बार फिर अंग्रेजों की करारी हार हुई। 24 तारीख को अंग्रेज सैनिकों का हमला दोबारा आरंभ हुआ। 20 मिनट से अधिक समय तक चले भीषण संघर्ष में बुर्जों के भीतर लगभग सभी रक्षक मारे गए और अंग्रेज सैनिक किले में प्रवेश किया। किले में मौजूद लगभग 3000 वीर पॉलीगर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय बाहर निकले और अपने राजपलायम नस्ल के शिकारी कुत्तों के साथ आत्मघाती हमला बोल दिया। इस लड़ाई में मद्रास सेना के लगभग 200 सैनिक हताहत हुए। पॉलीगर सेना का नुकसान इससे कहीं अधिक था, लेकिन विद्रोह अभी भी शांत नहीं हुआ। उमादुरई और उनके भाई बच निकले और कई विद्रोहियों के साथ पास के जंगलों में छिपकर उन्होंने संघर्ष जारी रखा। अंग्रेजों को विद्रोह को कुचलने में काफी भीषण संघर्ष करना पड़ा और अंततः उसी वर्ष अक्टूबर में उमादुरई और उनके भाई को शिवगंगा में पकड़ लिया गया। फिर उन्हें पंजालम कुरीची लाया गया और फांसी दे दी। पॉलीगर विद्रोह को दबाने के अभियान में मद्रास सेना के लगभग 1000 जवान शहीद हुए। इतिहास के पन्नों में इस विद्रोह को अक्सर एक स्थानीय
संघर्ष के रूप में स्थान दिया गया। फिर भी यह विद्रोह अद्वितीय और दक्षिण भारत का पहला जन विद्रोह था जिसमें किसी शासक के बजाय जनता की भागीदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवगंगा में विद्रोह के प्रमुख सूत्रधार मरुदु पांड्यान ने महाद्वीप के सभी असंतुष्ट समूहों का एक बड़ा गठबंधन बनाकर विद्रोह का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया था। बाद के समय में विदेशी शासन के प्रति असंतोष के चलते चित्तूर पोलिगर विद्रोह जैसी छिटपुट अशांतियां और मालाबार विद्रोह जैसी बड़ी बगावतें हुई। विद्रोह की आखिरी गुंज 1806 में वेल्लोर में हुए सिपाहियों का विद्रोह था, जिसके बाद माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शांति वार्ता के बहाने बचे पोलिगरों को इकट्ठा कर धोखे से सामूहिक रूप से बंदी बनाकर अंडमान भेज दिया। उनमें से कोई भी कभी अपने वतन वापस नहीं लौट पाए। इस प्रकार अंग्रेजों ने एक ही झटके में दक्षिण भारत के एकमात्र विद्रोही आंदोलन पोलिगर विद्रोह को कुचल दिया।